तक की सबसे इंपॉर्टेंट खबर तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई मखसूस नशिस्तें माले गनीमत के तौर पे पीडीएम की जमातों के हवाले कर दी। ये बात हमें पहले दिन से पता था। देखिए, जब पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले साल फैसला दिया था तो उसके ऊपर अमल दरामद रुकवा दिया गया था, और ये अमल दरामद रोका था एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। पाकिस्तान में ना इस वक्त एक बदमाशी चल रही, एक गुंडागर्दी चल रही है। अदालत फैसला देती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट एक फैसला देता है, लेकिन क्योंकि ये फैसला पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हलाशेरी दी जाती है कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना। फिर वो अमल दरामद नहीं करता, और अमल दरामद ना होने की सूरत में कोई पूछने वाला भी नहीं था। एक साल तक इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, किसी ने नहीं पूछा, बल्कि नजरसानी आ गई। अब नजरसानी की अपील के अंदर जनाब कुछ था ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद एक आईनी बेंच बनाया गया। और आईनी बेंच आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अपनी मर्जी के लिए और अपनी मर्जी के फैसलों के लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने आईनी बेंच बनाया था, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक फैसले करेगा। फिर अपनी मर्जी के जजेस भी अदालतों में पहुंचाए गए, जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी की गई। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट जो लाहौर में है, लाहौर हाई कोर्ट, इनको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और अब मिलाकर वो फैसला आ गया जिसके बारे में हम सब बात कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टोटल जो 78 नशिस्तें हैं सूबाई और कौमी असेंबली में, ये मखसूस नशिस्तें हैं, ये छीनकर उन जमातों को दे दी गई हैं जिन जमातों को अवाम ने मुस्तरद किया है। यानी एक तो जमात ऐसी है जिसकी टोटल 3 सीटें हैं, लेकिन उन 3 सीटों के साथ उन्हें 11 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। नॉर्मली ये होता है कि जो जमात 3 सीटें जीतती है तो उसको 1 सीट मिल जाती है, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि जो जमात 3 सीटें जीती हैं उसको मखसूस नशिस्तें 11 मिल जाएंगी। अंदाजा करें आप, अवाम ने उनको मुस्तरद किया, अवाम ने उन्हें कहा जी हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, लेकिन पाकिस्तान की अदलिया बजिद है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बजिद है कि ये सीटें हमने यहीं पे देनी है। 13 जनवरी का एक शातरीन दिन था 2024 का, जब बल्ले का निशान पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से छीना गया और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में पाकिस्तान के इलेक्शन को डाल दिया गया। लेकिन 8 फरवरी को पाकिस्तानियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और अदलिया में बैठे हुए उनके मोरों को बदतरीन शिकस्त दी। अब ये जो 27 जून का दिन है, मुहर्रम की पहली तारीख है, इस्लामी साल का आगाज हो रहा है, और आगाज एक बहुत बड़ी नाइंसाफी के साथ हो रहा है। यानी इस्लामी साल के पहले दिन ही एक बड़ी नाइंसाफी की बुनियाद रख दी गई है। लेकिन ये जुल्म करने वाले एक बात याद रखें कि एक दिन हम सारे पाकिस्तानी मिलकर इन सारे मुजालिम का बदला लेंगे। इन तमाम चीजों का जवाब उन्हें देना पड़ेगा। अदलिया पर जो काला धब्बा लगा है वो तो लगा है, मगर याद रहे इसके असल किरदार ना सिर्फ बेनकाब होंगे बल्कि तारीख के कूड़ादान का हिस्सा बनेंगे। ये याद रखिएगा मेरी बात, ये आज मेरे अल्फाज आप याद रखिएगा। जो लोग ये गंद मार रहे हैं पाकिस्तानी कौम के साथ, इन्हें पाकिस्तानी कौम को जवाब देना पड़ेगा, और ये तारीख के हाथों बदतरीन रुसवाई का सामना भी करेंगे। ये अभी बिलावल को तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, ऊपर से वो डेमोक्रेटिक बने हुए होते हैं कि जनाब हमें मुफ्त का माल मिल रहा है, माले गनीमत मिल रहा है, इलेक्शन कोई और जीता है, सीटें हम लेकर जाएंगे। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये लोग पछताएंगे। शरीफ खानदान का क्या कहना, वो तो शुरू से ही गोद में बैठने के आदी हैं, और वो गोद में ही आज भी बैठे हुए हैं, तो उन्हें तो मुफ्त के माल की आदत पड़ी हुई है। कभी इसके छापे में हाथ मार दिया, कभी इसके हाथ मार दिया, कभी यहां से लुटमार कर दी, तो बूट पॉलिश के साथ वो अपने इक्तदार को तूल देते रहते हैं, हमेशा देते रहते हैं। लेकिन ये सारे किरदार तारीख के कूड़ादान में जाएंगे और पाकिस्तानी एक दिन अपना हक जरूर लेंगे। पाकिस्तानियों को मायूस करने के लिए बार बार कहा जाता है कि ये तो कौम ही नहीं है, ये तो खड़े ही नहीं हो सकते, वो बंगाली तो कौम थे, वो इसलिए खड़े हो गए, वो तो अपना हक लेना जानते थे, ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, और नहीं पाकिस्तान में कभी इंकलाब नहीं आ सकता, और नहीं ये मुमकिन ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ कौम को मायूस करने के लिए किया जाता है। पाकिस्तानी बेहतरीन कौम है, पाकिस्तान के हर कोने में गया हूं, पाकिस्तान के हर नस्ल के बंदे से मिला हूं, हर एरिया के लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। पाकिस्तानी जबरदस्त लोग हैं, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये बेहतरीन लोग हैं। और एक दिन आएगा जब ये लोग अपना हक छीन लेंगे। ये जो लोग कहते हैं ना कभी इनकलाब नहीं आ सकता, वो इसलिए कहते हैं कि वो इनकलाब से डरते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कभी शऊर नहीं आ सकता, वो इसलिए कहते हैं कि वो शऊर से डरते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कभी पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आएगी या आवाम खड़ी नहीं हो सकती, वो इसलिए कहते हैं कि वो आवाम से डरते हैं और आवाम को तकसीम करना चाहते हैं, मायूस करना चाहते हैं। या तो लोग मायूस हो जाएं अदलिया से, एस्टेब्लिशमेंट से, इंतजामिया से, सियासतदानों से, पार्लियामेंट से, हर चीज से मायूस होकर हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएंगे, दफा करो यार, ये सियासत है ही गंदी, अपने बच्चों का पेट पालो। या तो लोग ये करें, और यही सूट करता है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। आपने हार नहीं माननी। मेरी पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि अपनी जद्दोजहद जारी रखें। मेरी पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि फोकस रखें इस बात के ऊपर कि बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे। फोकस रखें इस बात के ऊपर कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानियों के मुकद्दर का फैसला नहीं करेगी। अवामी मुंतखब नुमाइंदे ये फैसला करेंगे, और मैंडेट का एहतराम होगा, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, पाकिस्तान के अंदर आजादी इज़हार राय होगी, पाकिस्तान में जुल्म, जबर और फस्तायत ये सब कुछ खत्म होगा, इंसानी हकूक की पामारियां बंद होंगी, और ये होगा, और ये हम करेंगे। वो बड़ा जबरदस्त एक शेर सुनाया था एतजाज अहसन साहब ने कि जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा।
और हम इंशाल्लाह इसे बदलेंगे। वक्त आ जाएगा, हो सकता है वो वक्त दूर हो, लेकिन वो वक्त आएगा जरूर, ये मेरा ईमान है। नाज़रीन, 7 जूनियर जजेस ने 8 सीनियर जजेस का अक्सरियती फैसला मुस्तरद कर दिया। यानी ये तो यही हो गया ना, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। एक जज साहब ये फरमा रहे थे कि मैं इदारे की खातिर अपनी मां की फातिहा छोड़कर आया हूं। काश वो इंसाफ कर पाते, इंसाफ की खातिर अपनी मां की फातिहा छोड़कर आते, और अगर वो इंसाफ करते तो उनकी वालदा को भी उन पर फख्र होता। उनकी वालदा उन पर फख्र करती हैं वहां आसमानों पे कि मेरे बेटे ने अगर मेरी फातिहा में नहीं बैठा तो उसने जाकर इंसाफ किया है, क्योंकि मुझे इस फैसले के अंदर इंसाफ दिखाई नहीं दे रहा। अवाम ने जिनको वोट दिया ये सीटें उनको मिलनी चाहिए थी, अवाम ने जिनको मुस्तरद किया ये सीटें उनको नहीं मिलनी चाहिए थी। ये सिंपल चीज है, आप अपना दिमाग तो अप्लाई करें। कोई एक आदमी मुझे बताए कि भाई जिन्हें लोगों ने वोट ही नहीं दिया उन्हें मखसूस नशिस्तें कैसे मिल जाएं, जिन्हें लोगों ने वोट दिया उनसे कैसे छीन ली जाए। अब इसका नतीजा क्या होगा कि एक तो मखसूस नशिस्तें छिन गई पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि सेनेट की सीटें भी इनकी कम हो जाएगी, और तीसरा कोशिश की जाएगी कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत गिरा दी जाए। और मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि इस सारे के पीछे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है और उनका पूरा रोल है। DGISPR का एक स्टेटमेंट आया हुआ है, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। पहले स्टेटमेंट सुने, फिर मैं आपको इसके ऊपर कुछ सबूत और हकायक आपको बताता हूं। DGISPR फरमाते हैं कि फौज को सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं है। नंबर 1, फौज को सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं है। डिग्गी वाला वाकया याद है आपको? चुप चुप कर GHQ में लोग जाते थे, मुलाकातें करते थे। आज वो सियासतदान अपने मुंह से बताते हैं कि हम बाजुआ से जाकर मिलते थे ना, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। तब भी DGISPR यही कहते थे कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं, हम सियासत कर ही नहीं रहे। लेकिन उस वक्त भी फौजी अफसरान सियासतदानों से मिल रहे होते थे और लगातार मिल रहे होते थे। तो सियासतदानों से तो बातचीत आप कर रहे थे। आज जनरल बाजवा खुद गवाही दे रहा है, आज फैद हमीद इसी चक्कर में अंदर हुआ है, आज बहुत सारे और सियासतदान गवाही दे रहे हैं। फजलुर रहमान ने गवाही दी है, PMLN के लोगों ने गवाही दी है, मोहम्मद जुबैर ने गवाही दी है, और बहुत सारे लोग हैं, शाहिद खकान अब्बासी हैं, वो सब गवाहियां दे रहे हैं कि जनाब फौज पूरी तरह से सियासत में इन्वॉल्व है। DGISPR कहते हैं फौज को सियासी जमातों से बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ फौज ने जितनी सियासी जमातों से बातचीत की है इतनी बातचीत तो आपस में सियासी जमातों ने नहीं की। फिर वो कहते हैं कि हम हमेशा इस मामले पर बिल्कुल वाजे हैं, ये सियासतदानों का काम है कि वो आपस में बात करें, मुसल्लह अफवाज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्विस ना किया जाए। भाई यही तो रोला है कि मुसल्लह अफवाज को सियासत से निकाला जाए। फौजी क़यादत का कोई काम नहीं है कि सियासत के ऊपर काम करे। यानी यहां पे तो आर्मी चीफ के बैनर और पोस्टर लगा के एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी। अभी ज़िमनी इलेक्शन हुआ वहां पे सियालकोट में, वो इलेक्शन लड़ाई इस बुनियाद के ऊपर है कि जनाब हमने आर्मी चीफ की फोटोज लगाई हुई हैं और जाली तरीके से वो इलेक्शन जितवा भी दिया उस कैंडिडेट को जिसके साथ आर्मी चीफ की फोटो लगी हुई थी। तो फौज को सियासत में मुलव्विस कौन कर रहा है? ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं जनाब यहां पे हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, फौज और हुकूमत मिलकर सियासत कर रहे हैं, हम मिलकर जो एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, निजाम और रियासत मिलकर चला रहे हैं, तो ये एक हाइब्रिड निजाम है, इसमें फौज फैसले कर रही है। DGISPR कह रहे हैं जी हम नहीं कर रहे। वजीर दिफा जो DGISPR का बॉस है वो ये कहता है कि नहीं फौज पूरी तरह इन्वॉल्व, वो ये कहता है जनरल बाजवा पूरी तरह इन्वॉल्व था, वो ये कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह इन्वॉल्व है और इमरान खान को हम नहीं छोड़ेंगे। ये वज़रा अपने मुंह से कहते हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट की गवाहियां पूरी हुकूमत दे रही है, सारे के सारे टाउट्स दे रहे हैं, लेकिन जो मुलाजिम है सरकारी DGISPR वो फरमाते हैं कि नहीं फौज सियासत में मुलव्विस नहीं है और ना में मुलव्विस किया जाए। भाई ये हुकूमत आपका बॉस कह रहा है, ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि आप इन्वॉल्व हैं सियासत में, आपके जर्नल सियासत में इन्वॉल्व हैं, या तो उन्हें पकड़ के आप सजा दें जो इन्वॉल्व हैं। जनरल बाजुआ के बारे में वो दिन रात कस्में खा रहा है कि वो हमें धमकियां भी देता था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इतनी सियासत हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की जितनी जनरल बाजुआ ने उस 1 साल के अंदर की है। ये ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा आपका कह रहा है और आप उसके अंडर काम करते हैं, आप उसके वो आपका बॉस है, वो ये कह रहा है और आप ये कह रहे हैं नहीं जी हम नहीं करते सियासत में, कोई किरदारदार नहीं करते। जाके ख्वाजा आसिफ से कोई सबूत मांग लें आप। और मैं यहां पे आपको एक सबूत दे देता हूं, हकीकत बता देता हूं और हल्फन बता देता हूं कि जब मैं ISI की कैद में था तो मुझे बाकायदा ISI के अफसरान ने आकर कहा कि नवाज शरीफ को सपोर्ट करनी है। यानी मेरी आसानी के बदले में, मेरी आजादी के बदले में उन्हें चाहिए क्या था कि नवाज शरीफ को सपोर्ट करो। मैंने इनकार किया, वो देख लो उसका नतीजा क्या निकला, किस हालत में मैं आया वापस। तो नवाज शरीफ के लिए, और ये मैं बात पहली दफा नहीं बता रहा, पहले भी मैंने बताई है कि नवाज शरीफ के लिए सपोर्ट ISI ने मेरे से मांगी थी। तो ये सियासत में किरदार नहीं था तो और क्या था? भाई वहां ISI को कोई प्रॉब्लम था मेरे साथ तो कहते जनाब हमें आपसे ये वाला प्रॉब्लम है, इसको आप टैकल कर लें। लेकिन नवाज शरीफ के लिए सपोर्ट ना मांगते, मेरे से तो ISI के ऑफिसर ने आकर कहा कि हम क्यों ना नवाज शरीफ को सैल्यूट करें जिसने इस मुल्क के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं। ISI के ऑफिसर ने मुझे आकर कहा और मुझे कायल करने की कोशिश की कि बहुत अच्छा बंदा है, इसको आप सपोर्ट करें। मैंने कहा नहीं जी मेरा मुल्क खा जाएगा, मैं नहीं इसको करूंगा सपोर्ट, ये बंदा ठीक नहीं लगता मुझे। मैंने कहा भी नहीं करना, मैंने ये भी कह दिया तंग आके कि यार मैंने करना ही नहीं है, मैं बाहर में जाना करता ही नहीं, मैंने नहीं करना इसको सपोर्ट। उस बात का बड़ा गुस्सा था, फिर मैं देखे 5 महीने तक अंदर था। तो फौज का सियासत में अव्वल रोज से किरदार है, आज तक किरदार है। मुझे बताया ना ये वजीर आजम से क्यों नहीं मिला डोनाल्ड ट्रंप, क्यों नहीं मिला वजीर आजम से?
वो तो आपके फील्ड मार्शल से मिला ना, आर्मी चीफ से मिला। तो ये तो सियासतदानों के करने के काम है, खारजा पॉलिसी के, ये कोई फौज के करने के काम तो नहीं है। लेकिन ये काम किया तो ये दिस इज इंटरफेरेंस। ये जो एक सियासी डोमेन है, जो एक सिविलियन डोमेन है, उसके अंदर इंटरफेरेंस है। और ये इंटरफेरेंस जो है यही तो है कि आप मुदाखलत करते हैं। और मैं इसके बारे में और बेशुमार सबूत हैं, चीजें आपके सामने रख सकता हूं। जितने भी लोग जबरी तौर पे लापता हुए, उनमें से अक्सरियत ने बताया हमें मिलिट्री इंटेलिजेंस या आगे से ही उठाकर लेकर गई थी। उन्हें जगह भी पता है किसको कहां रखा था, किसको कहां रखा था, किसको बेसमेंट में रखा था, किसको कौन से दफ्तर में रखा था, किसको कहां लेकर चले गए थे। बेशतर लोगों को पता है, लोग बताते हैं। तो फौज का सियासत में किरदार है, ये झूठ है कि कोई कहे कि किरदार नहीं है। नाज़रीन, एक और चीज, और ये बड़ी अफसोसनाक चीज है, मैंने इसके मनाजिर देखे तो दिल टूट गया, बड़ी तकलीफ हुई। ये दरिया स्वात में, ये बाईपास के नजदीक एक इलाका है, यहां पे अक्सर बैठ के हम खाना भी खाते थे, दोस्तों के साथ इकट्ठे भी होते थे। यहां पे दरिया स्वात जो है वो बड़े प्रेशर के साथ ऊपर से नीचे आता है, शहर के बीच में से गुजरता है, तो बड़ा प्लेजेंट मौसम यहां पे गर्मियों में होता है। तो हमने यहां पे बहुत टाइम गुजारा, मैंने दोस्तों के साथ किसी जगह पे। यहां 17 लोग मौजूद थे और एकदम सैलाबी रेला आया, उसकी वजह से वो अंदर फंस गए उस जगह पे जहां से वो वापस नहीं आ पा रहे थे। बल्कि मुझे मेरे जो सहाफी हैं, कुछ दोस्त, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी एग्जैक्टली ये वही जगह है जहां पे हम जाते भी थे। और वो सैलाबी रेला पानी का बढ़ता रहा और वो सारे के सारे पानी के साथ बह गए। अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक 2 मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। एक इतला ये है कि 10 लाशें मिल गई हैं, एक इतला ये है कि 11 लाशें मिल गई हैं, बाकियों की तलाश जारी है। जबकि 3 अफराद को अभी तक बचाया जा सका है। ये हुआ यह है कि मदेन से पहले एक इलाका है, वहां पे क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, और ये क्लाउड ब्रस्ट के हवाले से पहले से इंफॉर्मेशन थी कि क्लाउड ब्रस्ट हो सकता है। तो इसके बारे में एक वार्निंग भी थी कि क्लाउड ब्रस्ट हो सकता है। लेकिन देखिए, लोगों को, आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि ऊपर क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है? ये तो इंतजामिया के करने का काम है ना। और इस पानी को ऊपर से नीचे आने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा है। इतने वक्त के अंदर नीचे बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? जितने लोग मौजूद थे उनको ऐलान करके, इंतजामिया ने आकर, पुलिस ने आकर, एनडीएमए ने, पीडीएमए ने या 1122 ने, जितने लोग वहां पे दरिया के किनारे मौजूद थे उनको वहां से हटाया क्यों नहीं कि जनाब सैलाबी रेला आ रहा है, 1 घंटे के बाद आप यहां से हट जाएं? किसी ने तवज्जो नहीं दी, तवज्जो है ही नहीं किसी की इस तरफ। ये अरबों रुपए के फंड खा जाते हैं, इनके पास बेसिक सामान नहीं है। ये बड़ा आसान था। मुझे दोस्त मेरे बता रहे हैं कि 15 गज 20 गज की दूर के ऊपर वो लोग खड़े हुए थे, ये ऐसे नजर आ रहे थे सामने। अगर इनके पास रस्से होते, प्रॉपर सामान होता या लाइफ जैकेट्स होती जिन्हें पहनने के बाद इंसान डूबता नहीं है, तो तकरीबन सारे लोगों की जान बच जाती। हेलीकॉप्टर मंगाना तो बहुत दूर की बात है, आप थोड़ा सा एक कश्ती को यहां से दूर से धकेलते वो उनके पास पहुंच जाती, उसमें बैठा के लोगों को आप निकालते खींच के रस्सी के साथ। अगर आप रस्सा पहुंचा देते, उसके जरिए आप लाइफ जैकेट्स पहुंचाते, एक एक करके बांध के उनको निकाल लेते। पूरी दुनिया में रेस्क्यू ऐसे ही होता है। लेकिन ये बेसिक इक्विपमेंट है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं। वैसे तो क्रेनें जो अली अमीन गड्ढापुर साहब लेकर चले गए थे इस्लामाबाद एहतजाज करने के लिए, उनके बारे में एक बंदे ने आज मुझे क्लेम किया है, मैं कंफर्मेशन इसकी लूंगा कि जनाब वो अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने छोड़ी नहीं है, वो सामान ही इनका वापस नहीं किया 1122 का जो वहां गया था इस्लामाबाद। ये क्लेम किया एक बंदे ने। भारत इसकी मैं तस्दीक कर दूंगा, मैं पूछूंगा जो केपी गवर्नमेंट है, अगर वो ये सुन रहे हैं तो मुझे इंफॉर्मेशन दें कि उनका सामान वापस मिला या नहीं मिला। नाज़रीन, ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ, उसके बावजूद नीचे फोन पे इतला दी जा सकती थी, लोगों को दरिया से हटाया जा सकता था, परवाही नहीं। लोग वहां पे दरिया पे मौजूद हैं, सबको पता ऊपर से पानी आ रहा है। सयाहों को तो नहीं पता ना, उनमें 10 लोग सियालकोट से आए हुए हैं, 5 लोग मर्दान से आए हुए हैं, 2 लोग कहते हैं कराची से आए हुए हैं। भाई ये लोग लवारिस हैं। एक लम्हे के लिए सोचे अली अमीन गंडापुर के उसका बेटा या बेटी खड़ी हुई थी पानी के अंदर, क्या वो 1.5 घंटे तक ऐसे ही खड़े होकर इंतजार करते रहते मदद की और कोई मदद ना करता उनकी? तो क्या हालत होती है अली अमीन गंडापुर की अगर वो पानी में बह जाते? एक लम्हे के लिए सोचे शहबाज शरीफ कि अगर शहबाज शरीफ का कोई पोता या पोती या बेटा या बेटी वहां पे पानी में इस तरह खड़े होते और मदद के लिए पुकार रहे होते, 1-1.5 घंटे तक वहां पे वो जिंदगी के साथ लड़ रहे होते, जिंदगी और मौत का मसला होता और मदद ना पहुंचती, तो शहबाज शरीफ अपने आप को माफ कर सकते? एक लम्हे के लिए आर्मी चीफ सोचे इस बारे में। हालांकि उनका ये करने का काम नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इन चीजों में मुदाखलत करते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनका कोई बच्चा या बच्ची यहां पे खड़ा होता पानी के अंदर और उसके लिए जो है इस तरह की मदद चाहिए होती और मदद ना पहुंचती। एक बेसिक इक्विपमेंट है यार, को बहुत, मैं ये नहीं कह रहा बड़ी हैवी चीज है। अफगानिस्तान का एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, उसमें दिखा रहे हैं जनाब कि वहां पे अफगानिस्तान का जो बेड़ा गर्क हो गया, उनकी इकोनॉमी, उनकी हालत आप चेक करें, पाकिस्तान से कितना पीछे रह गया। 20 साल वो जंग लड़के आए, वहां पे जनाब पानी के अंदर से एक विजुअल आ रहा है जनाब, रेस्क्यू किया जा रहा है हेलीकॉप्टर के ऊपर और निकाला जा रहा है लोगों को और रेस्क्यू किया जा रहा है, बचाया जा रहा है इंसानी जानों को सैलाब की सूरत में। कल से पता था यहां पे क्लाउड ब्रस्ट हो सकता है। क्लाउड ब्रस्ट होने के बाद 1 घंटा था लोगों को वहां से निकालने के लिए, वो भी नहीं किया। उसके बाद 1.5 घंटे तक लोग वहां पे फंसे रहे, 1-1.5 घंटा कह रहे हैं, वहां लोग फंसे रहे, उनको वहां से निकालने का बंदोबस्त कोई नहीं किया गया। बेसिक इक्विपमेंट नहीं है इनके पास। भाई ट्यूब वाली कश्तियां होती हैं, 10 चीजें और होती हैं, आप रस्से का सही इस्तेमाल करते हैं। लोग बहुत ज्यादा दूर नहीं थे, वो जो लोग हैं वो बेचारे अब हाथ मल रहे हो, कहते हैं यार मकामी लोगों ने जान बचाई है, 3 लोगों की जिंदगी बची है, इंतजामिया बिल्कुल गायब थी। अरबों करोड़ों के ये बजट खाते हैं बेशर्म, और इन्हें गैरत भी नहीं आती। इंसानी जान को ये समझते ही कुछ नहीं, कुछ नहीं समझते। इनकी अपनी जानें कीमती हैं। बस एक लम्हे के लिए सोचे अली अमीन गंडापुर भी, शहबाज शरीफ भी और आर्मी चीफ भी
ये लोग एक लम्हे के लिए सोचे कि इनके अपने घर का कोई बच्चा वहां पे पानी में खड़ा हुआ इमदाद के लिए आवाज लगा रहा है, इंतजार कर रहा है कि आओ बचाने के लिए। क्या ये हेलीकॉप्टर जो है हमारे सिर्फ हमारे शहरियों पे बमबारी के लिए है? मुझे स्वात से एक दोस्त ने फोन किया, उन्होंने कहा कि जब हम पे बमबारी करनी होती थी फिर तो 15-20 मिनट में आ जाता था हेलीकॉप्टर, लेकिन आज हमारे लोगों को बचाना था तो कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। उसकी आवाज में तकलीफ थी, मैंने आवाज आप तक पहुंचा दी है जो उसने कहा। हर चीज हमारे पास मौजूद है, वसाइल मौजूद है, लोग इतना इतना टैक्स देते हैं लेकिन उसको इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। बुनियादी सामान चाहिए। ये कोई स्वात ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत दूर दराज कोई गांव का इलाका है, नहीं जी नहीं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये और नारान। इन दो जगहों पे सबसे ज्यादा सयाह आते हैं, उसके बाद गिलियात में आते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर सयाह यहां पे हर साल आते हैं और यहां तो खसूसी इंतजाम होने चाहिए इस किस्म के हादसों में। अभी थोड़े दिन पहले शाहीबाग के इलाके में लोग डूब गए कश्ती उलटने से, वहां पे भी कोई बंदोबस्त नहीं है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है, ना कोई रूल्स है, ना कोई कायदा है, ना कोई जाब्ता है। वहां पे जनाब महकमे बनाए हुए हैं, ये टूरिज्म को प्रमोट करेगा, ये फलां चीज को प्रमोट करेगा, ये एंटरटेनमेंट करवाएगा, टक्के का काम नहीं कर रहे, टक्के का काम नहीं कर रहे। ये कत्ल का मुकदमा होना चाहिए वहां के डीसी के ऊपर, इंतजामिया के ऊपर, एनडीएमए के ऊपर, पीडीएमए के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर, इंतजामिया के ऊपर, सूबाई हुकूमत के ऊपर इसके ऊपर मामला उठाया जाना चाहिए, वफाकी हुकूमत के ऊपर भी उठाया जाना चाहिए कि जनाब अगर आपके अपने बच्चे हो तो आप कितना अपने परों के अंदर रखते हैं, लेकिन ये आम इंसान है तो इसको आप कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, ऐसे ही आप इनकी जान जाने देंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। और इन वाकयात को, यानी जब भी ये वाकया होता है ना, ये पैसे बांटते हैं लोगों में, करोड़ रुपए इसको दे दो, 50 लाख इसको दे दो, मरने वाले को इतने दे दो, जख्मी को इतने दे दो, बस क्या बहुत हो गया? आप पैसे बांटेंगे बस, और भाई पैसा खर्च करके लोगों की जानें बचाने का बंदोबस्त करो, ऐसा इक्विपमेंट और ट्रेनिंग लेकर आओ जिससे लोगों की जानें बचाई जा सके। कहां था सारा निजाम जो तनख्वाहें लेता है? निकालो ना रिकॉर्ड, बताओ। या तो आप तस्लीम करेंगे ये सारा बजट आप लोग खा जाते हैं और आवाम से पैसा लेकर आप निकाल जाते हैं, आवाम को बचाने की आपकी कोई प्रायोरिटी है ही नहीं, आप उन्हें बचाना ही नहीं चाहते। इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराज सूरत हाल है। ये मनाजिर देख के तकलीफ हो रही है। बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता। एक लम्हे के लिए सोचो कि आपके बच्चे यहां खड़े होते हैं, एक लम्हे के लिए सोचो आपकी रूह फना हो जाएगी। जो इन लोगों के साथ हुआ, वो मौत के साथ लड़ते रहे कितनी देर तक, एक दूसरे को पकड़ के, एक दूसरे के सहारे वहां पे खड़े रहे। शर्म भी नहीं आती आप लोगों को?